हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित बिंजवा आपका इस साइंस के लेक्चर में स्वागत करता हूं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सफलता भारत की जो एक बहुत बड़ी सफलता हमने हासिल करी है, जो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 की लॉन्च के साथ ही भारत एक ऐसा देश बन गया है जो निरंतर अपनी सफलताओं के चरम पर पहुंचता जा रहा है। जैसे हमने चंद्रयान फर्स्ट को भेजा, चंद्रयान सेकंड को हमने लॉन्च करा, मार्स ऑर्बिटल मिशन को हम लेकर आए, चंद्रयान 3 को हम सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। उसमें भी हम अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी सरोकार कर चुके हैं, जिससे अब हम बहुत नई बुलंदियों को छूने जा रहे हैं। आगे जाकर हमारे बहुत सारे और भी मिशन आने वाले हैं, उनके ऊपर भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे आज हम चंद्रयान 3 के ऊपर देखने वाले हैं। आगे चलते, चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा लूनर मिशन है। तीसरा लूनर मिशन, इट में चंद्रमा के लिए तीसरा जो मिशन है, जो सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल मिशन के रूप में भारत के सामने आया है। देखिए यहां पर, ठीक है, भारत ने इसे एक शक्तिशाली मिशन के रूप में लेकर आए हैं। ठीक है, इस शक्तिशाली मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो चंद्रयान मिशन जो है वो थर्ड मिशन है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहां से बनवा दूंगा मैं। ठीक है, एक भी प्रश्न चंद्रयान 1 से, चंद्रयान 2 से, चंद्रयान 3 से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, और भी उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम इसमें लेंगे। ठीक है, थर्ड लूनर मिशन है, और ये हमारा इंटरप्लैनेटरी मिशन जिसकी बात करें, ये हमारा फोर्थ इंटरप्लैनेटरी मिशन। फोर्थ इंटरप्लैनेटरी मिशन को हम यदि बोल दें तो हमारे पास बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडीज इट मींस ब्रह्मांडीय पिंड, जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी मून से, ये सब क्या हो जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हो जाती है। इन सेलेस्टियल बॉडीज के लिए हम मिशन भेज चुके हैं। जैसा हमने सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट भेजा, मार्स ऑर्बिटल मिशन हमने भेजा जो फर्स्ट था हमारा, फिर हमने चंद्रयान सेकंड को हमने लॉन्च करा, देन अब हम चंद्रयान थर्ड को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आने वाले मिशन में हम बहुत सारे और भी मिशन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसमें लैंडर भी जाएगा और रोवर भी जाएगा, तो वो हमारा मिशन कौन सा हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटल मिशन 2। आगे इसकी घोषणाएं हुई है, और उसके अलावा हमारा एक और भी यान जाने वाला है, गगनयान भी जाने वाला है। तो वो बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है, जो हम निरंतर हमारी अचीवमेंट में जोड़ते जा रहे हैं, और भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो बहुत ही तेजी से सफलता के चरम पर पहुंचेगा। ठीक है, अब जो हमने मिशन भेजा है वो हमारा कौन सा मिशन है, थर्ड मिशन है। देन कंडीशन बनती है हमारी कौन सी, फोर्थ ऑपरेशनल मिशन, M4। ठीक है, फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है हमारा, किसके साथ में, LVM लॉन्चर के साथ में हमारा क्या है, थर्ड मिशन है, जो हमारा क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा GSLV का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, GSLV का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये सबसे पावरफुल व्हीकल है हमारे पास। आज की तारीख में हमारे पास सबसे पावरफुल व्हीकल जो है वो है LVM3 Mark 3, जिसकी हम बात करते हैं, है ना, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसरो कंटिन्यूअसली ऐसे मिशंस लेकर आ रहा है, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भारत का बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसमें हमने बहुत सारी प्रोब्स भेज रहे हैं, हम यहाँ से लैंडर भेज रहे हैं, रोवर्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो और हमारे सामने सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हम वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करें, क्योंकि सरफेस अनइवन है ना। जैसे पूरी वर्ल्ड की सरफेस, जैसे कहीं पे हमको प्लेन्स दिखते, कहीं माउंटेन्स दिखते, वहां पर बहुत सारे क्रेटर्स दिखाई देते हैं। तो क्रेटर वाला जो सरफेस है वो बहुत अनइवन सरफेस है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। उसके अलावा अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, वो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कम है। कितनी है, 1/6 है ओनली। इट मीन्स यदि हमारा वेट, सिंपल सी बात करें, यदि अर्थ पर आपका वेट कितना है, 60 kg है, तो देन वो मून पर कितना हो जाएगा, 6 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली 6 kg। इट मीन्स वहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, और हमको ये कंडीशंस लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे हमने कंडीशन देखी थी चंद्रयान 2 के लिए, वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो कंडीशंस हम यहाँ पर नहीं लाना चाहते। सबसे बड़ी चीज है
चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर, उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब चंद्रयान 3 में जो सबसे अच्छी कंडीशंस हम लेकर आए हैं वो क्या है, इंडिजीनियस प्रपल्शन मॉड्यूल्स। इंडिजीनियस प्रपल्शन मॉड्यूल्स जिसमें हम ऐड करते हैं लैंडर एंड रोवर्स को। ठीक है, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल, सबका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहां पर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आगे करें, आने वाले जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है उनके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर आए। ठीक है, उसके अलावा जो लैंडर और रोवर है, लैंडर और रोवर है वो डिप्लॉय करेंगे हम कितनी किलोमीटर के ऊपर से, हम यहां से रिलीज करेंगे किससे, ये वाला जो सेक्शन है हमारा, यहां पर यह पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारा चंद्रयान है। इसमें ऊपर की तरफ क्या है, ये लैंडर है, इसी के अंदर रोवर है, और ये हमारा ऑर्बिटर है। नीचे की तरफ जो सेक्शन लगा हुआ है वो हमारा पूरा क्या है, ऑर्बिटर है। अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये हमारा नीचे की तरफ जो सेक्शन लगा हुआ है ये ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर सेक्शन है, ये लैंडर एंड रोवर है, ये पूरा लैंडर है और इसी के अंदर एक छोटा सा रोवर रखा हुआ है। सेपरेटली में भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो हम 100 किलोमीटर से इसको डिप्लॉय करेंगे और ये जाकर मून पर लैंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के साथ हम यहां पर आए हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि भारत ने अपनी चंद्रयान की जर्नी कहां से शुरू करी। चंद्रयान की जर्नी जब शुरू होती है तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम चंद्रमा पर क्या चीज भेजें, हम चंद्रमा के ऊपर एक लैंडर भेजें, चंद्रमा के सॉरी लैंडर नहीं, हम एक ऑर्बिटर भेजे। सबसे पहले हम यहां पर क्या भेजे, एक ऑर्बिटर। तो फर्स्ट मिशन हमारा अनमैन्ड मिशन था। फर्स्ट मिशन जो था वो क्या था, अनमैन्ड मिशन था, इसमें कोई मैन इंक्लूड नहीं था, प्लस इसके अंदर पेलोड्स थे, बहुत सारे पेलोड्स हमने इसके अंदर इंक्लूड करे हुए थे। ठीक है, अब पेलोड्स इंडिया के तो थे, पेलोड्स इंडिया के तो यहां पर थे, लेकिन उसके अलावा इंडिया के अलावा यूके, यूएसए, जर्मनी, बुल्गारिया एंड स्वीडन के भी यहां पर क्या थे, पेलोड्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, यदि इतने सारे पेलोड्स यहां पर थे तो कंडीशन क्या बन जाती है, ये इंडिजीनियस मिशन नहीं था, क्योंकि अलग अलग पेलोड से अलग अलग टाइप की नॉलेज हमको मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप पेलोड्स अल्टीमेटली क्या होता है, जितना भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट आपके अवेलेबल होते हैं उस रोवर या लैंडर या फिर हमारे ऑर्बिटर, इसके ऊपर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पेलोड्स। अल्टीमेटली पूरा जो सेक्शन होता है, ये वाला जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं जिसके अंदर सैटेलाइट रखा हुआ होता है, वो पूरा क्या होता है, पेलोड होता है। पूरा सैटेलाइट टोटली क्या होता है, पेलोड। आपको यहां पर चंद्रयान फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसके साथ में कोई भी रोवर और कोई भी लैंडर जैसा सेक्शन एडेड नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये दो साइड में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे चंद्रयान 3 है। तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाती है कि हमारे पास सिर्फ उसकी दूर से इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग की प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि अब वहीं पर उतरे, हम वहीं पर उतरे और उस जमीन पर जाकर ही हम क्या करें, वहां से नॉलेज लेकर आए। ठीक है, तो किस लॉन्च व्हीकल से, हमारे वर्किंग हॉर्स PSLV-C11 से। वर्किंग हॉर्स बोला जाता है क्योंकि आज तक ये फेल नहीं हुआ है और निरंतर हमें सफलताओं के नए द्वार पर पहुंचा रहा है। ठीक है, PSLV-C11 से हमने इसको लॉन्च करा था। डेट है 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, अब हमारी कंडीशन वही है कि हम कितनी किलोमीटर हाइट पर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर हाइट पर हमारा ये ऑर्बिटर था, 100 किलोमीटर हाइट पर हमारा ऑर्बिटर था। ठीक है, हमने इसको डिप्लॉय करा था कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए मिशन था, बट ये 90% ही सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसे पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल बता दिया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 2 ईयर्स के लिए तो डिप्लॉय करा था और 200 प्लस समथिंग डेज, है ना, कुछ दिनों में ये क्या हो गया था, हमारा काम करना बंद कर दिया था। यदि काम करना बंद कर दिया तो लोग हमेशा इसी चीज पर उंगली उठाते हैं कि आपने जो चीज 2 सालों के लिए डिप्लॉय करी थी, इट मींस आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, इसीलिए हमको बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन हमारे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मून इंपैक्ट प्रोब। मून इंपैक्ट प्रोब, ठीक है, मून इंपैक्ट प्रोब एक डिवाइस थी जो हमने मून के ऊपर क्या करा था, लॉन्च की थी। मून के ऊपर लॉन्च करके हमने यहां से एक मून इंपैक्ट प्रोब, ऐसा स्क्वायर शेप में डिवाइस था, वो हमने मून के ऊपर डिप्लॉय करा और उसी मून इंपैक्ट प्रोब से आज सभी देशों को पता चला कि चंद्रमा पर कहीं ना कहीं वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल है, लेकिन फ्रोजन स्टेट में है, फ्रोजन स्टेट में है और वो बहुत ही ठंडे हैं। फ्रोजन स्टेट में वाटर अवेलेबल है और कहां पर हमने उतारा था, साउथ पोल पर। ठीक है, मून के साउथ पोल पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है,
ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और हम कहां उतरना चाह रहे हैं हमेशा, साउथ पोल पर, ठीक है। इट मींस हम पोलर टू पोलर ऑर्बिट में मोशन करेंगे, ऐसा मोशन होगा, और हम साउथ पोल पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट बहुत कम है, यहाँ पर नॉलेज बहुत कम है। हर देश जो जा रहा है तो वो हर कहीं सरफेस पर, इक्वेटोरियल रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में, या फिर सेंट्रल वाले रीजन में जाते हैं, लेकिन हम सदर्न पोर्शन पर जाने वाले, ठीक है। इसको लॉन्च करने के लिए हमारे सामने कंडीशन ये थी कि हमने यहाँ से GTO में इसको लॉन्च करा, देन इसको रिवॉल्व करवाते हुए, देन क्या हुआ, रिवॉल्यूशन करते हुए ये मून की ऑर्बिट में चले गया। इस प्रोसेस को भी हम आगे देखेंगे जो चंद्रयान 3 में हमको देखनी है। एज इट इज हर बार मार्स ऑर्बिटल मिशन, हर मिशन के लिए एज इट इज प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हमारा चंद्रयान फर्स्ट कंप्लीट हुआ, देन चंद्रयान 2 की तरफ चलते हैं कि चंद्रयान 2 में हमने क्या करा, है ना। भारत ने फिर से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करे, ठीक है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से हमेशा नए नए डेवलपमेंट लेकर आती है, ठीक है। जैसे ही हमने डेवलपमेंट शुरू करा तो हमने चंद्रयान 2 के लिए, ये सेकेंड वर्जन था हमारा चंद्रयान का सेकेंड वर्जन लेकर आए, हमने नाम दिया चंद्रयान 2, ठीक है, सेकेंड मिशन फॉर मून, ठीक है। टोटली इंडिजीनियसली प्रोजेक्ट था, ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा था, टोटली इंडिजीनियसली प्रोजेक्ट था। पहले कंडीशन में आपको बता देता हूं, पहले इंडिया प्लस रशिया, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट था। तो इंडिया यहां से क्या कर रहा था, लॉन्च व्हीकल, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था लॉन्च व्हीकल एंड रोवर। इंडिया का लॉन्च व्हीकल और रोवर था, और लैंडर बना रहा था रशिया, लैंडर रशिया बना रहा था। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि रशिया ने ये मिशन क्या कर दिया, डिले कर दिया, ठीक है। रशिया ने ये मिशन डिले कर दिया क्योंकि रशिया को उनका मिशन कंप्लीट करना था, उनका भी मार्स मिशन था, ठीक है। मार्स मिशन जो था उसका लैंडर बना रहे थे, वो मार्स मिशन का लैंडर बना रहे थे, इसीलिए लैंडर उन्होंने क्या भारत के लिए नहीं बनाया, उन्होंने मिशन को डिले कर दिया। बट भारत के लिए वहां पर टाइमलाइन फिक्स थी कि भारत को उसी समय लॉन्च करना है, इसीलिए रोवर भी जो लैंडर भी जो था भारत ने ही बना दिया अपना लैंडर। इसी से हम असफलताओं से ही सीखते हैं, हम चीजें असफलताओं से ही सीखते हैं, और पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारा, इंडिजीनियसली हो गया। इंडिजीनियसली हमने पूरा भारत का ही स्वदेशी प्रोजेक्ट बना दिया इसे, जबकि ये विदेशी कंपनी के साथ मिलकर, विदेशी देश के साथ मिलकर हमने इसको शुरू करा था, ठीक है। चंद्रयान 2 को जो हमने लॉन्च करा, अब ये यहां पर भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आ जाती है कि चंद्रयान 2 को हमने जो लॉन्च करा GSLV-F10 से लॉन्च करा, है ना, जो हमारा क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसीलिए ये ज्यादा हाइट को अचीव कर सकता था, ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकता था, ठीक है, ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकता था। लेकिन इस समय, है ना, 2019 में ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट जैसा ही था। 2019 के समय में यदि आप बात करें तो ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, क्योंकि हम GSLV के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे तब, है ना, हम इतना भरोसा नहीं रख पा रहे थे कि GSLV वहां तक पहुंचेगा, वो लॉन्च करेगा, बाकी सब चीजें। लेकिन ये भी एक बड़ा माइलस्टोन उभर के सामने आया भारत के लिए कि हमने GSLV से पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया और ऑर्बिट में प्लेस करा हमने चंद्रयान 2। बहुत समय के बाद, जैसे इस बार 40 दिन लगेंगे ऑर्बिट में, ठीक है, वैसे ही कुछ दिनों 40-50 दिन का समय लिया गया ऑर्बिट होते हुए ये वहां पर पहुंचा, ठीक है। और ऑर्बिट कितनी ऊपर तक आ चुका था, ये 100 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ये यहां पर पहुंच चुका था, ठीक है। ये भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंड करने के लिए ही पूरी तरीके से हमने रेडी करा था। लेकिन कंडीशन ये हुई कि हम इसको साउथ पोल पर लैंड कर रहे थे, लेकिन एट लास्ट हम इसमें से ये जो सेक्शन है ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये चंद्रयान 2 का लैंडर है, ठीक है, चंद्रयान 2 का लैंडर है, और इसी के अंदर रोवर भी है। बट कंडीशन ये हुई थी कि ये जैसे ही इसके ऊपर पहुंचा तो 2 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली हाइट पर, है ना, 20 से 2 किलोमीटर के हाइट के अप्रोक्सीमेटली हमारा सिग्नल लॉस हो गया, है ना। 20 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली हाइट पर हमारा क्या हुआ, सिग्नल लॉस हो गया। सिग्नल लॉस होने से हमारे पास नॉलेज नहीं रह गया कि हमारा लैंडर स्टैंडिंग कंडीशन में है या फिर इन्वर्टेड कंडीशन में है या फिर लीनिंग कंडीशन में है, किस कंडीशन में हमारा रोवर है। इसीलिए इसके बारे में हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं हो पाया, इसके बारे में हमारे पास नॉलेज अवेलेबल नहीं रहा। बहुत समय बाद जब अमेरिका का एक ऑर्बिटर था, उसने वहां पर प्लेस करा और उन्होंने डिनोट करके बताया कि आपका लैंडर और रोवर जो है वो वहां पर एक जगह प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी
चिंता की बात थी। के सिवन उस समय हमारे चीफ थे इसरो के सिवन, वहां पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया और अगले मिशन के लिए पूरी तरीके से प्रोत्साहित करा। और अब हमने तीसरा मिशन लेकर आए हैं चंद्रयान 3 के रूप में। ठीक है, ये मिशन भी हमारा अनसक्सेसफुल नहीं था, ये भी ध्यान रखिए, अनसक्सेसफुल मिशन नहीं था ये हमारा। ये मिशन भी हमारा सक्सेस लेकर आया था। सक्सेस क्यों लेकर आया था? क्योंकि हमने एक लैंडर भेजने की कोशिश करी और हमने नॉलेज देखा कि हम किस तरीके से लैंडर को वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब आ जाता है चंद्रयान 3, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा यही है। चंद्रयान 3 की बात करें तो वो लूनर पोलर ऑर्बिट में जाएगा। अब लूनर पोलर ऑर्बिट क्या होता है, आपको ऑर्बिट का नॉलेज होना चाहिए कि ये जो है हमारा चंद्रमा है, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये दो पोल से जब कोई भी सैटेलाइट पोल टू पोल मूवमेंट करता है, पोल टू पोल मूवमेंट करता है, इट मींस वो इस तरीके का रिवॉल्यूशन करता है। तो इसी रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट। इसी रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट। बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया की पोलर ऑर्बिट में अवेलेबल है। ठीक है, क्यों अवेलेबल होते हैं यहां पर? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बहुत सारे रिवॉल्यूशन पर डे कंप्लीट कर सकता है। जैसे अर्थ के बारे में बात करें कि अर्थ के ऊपर जो पोलर ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट्स है वो पर डे 14 से लेकर 15 ऑर्बिट्स कंप्लीट करते हैं। अर्थ के ऊपर जो पोलर ऑर्बिट है उसमें जितने सैटेलाइट्स है 14 टू 15 ऑर्बिट्स कंप्लीट करते हैं। इसलिए कंटिन्यूअसली वो क्या होते हैं? कनेक्शन में रहते हैं, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये पोलर ऑर्बिट में प्लेस होगा। पोलर ऑर्बिट में भी जो कंडीशन है, ठीक है, कितने रेंज में होगा? 170 36500। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। ठीक है, क्या होता है कि हमारा ये जो मून है, मून यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब जो ऑर्बिट है वो ऐसी है। ऑर्बिट क्या है? ये बहुत बड़ी है। तो जो इसका पेरिजी है ना, पेरिजी जिसकी बात करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है पेरिजी। पेरिजी की डिस्टेंस कितनी बोल रहा है वो? 170 किलोमीटर। ठीक है, देन दूसरी अपोजी जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है उसको हम कितना ले रहे हैं? 36500 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस पे ले रहे हैं। ठीक है, ये बताऊंगा कि कैसे अचीव होगी। हमारे आखिरी वाला सेक्शन जो हमारा इसका है उसमें हमको पता चलेगा कि ये स्टेज कैसे अचीव होगी। धीरे धीरे हम इसको ऑर्बिट करवाते हुए लेकर आएंगे और धीरे धीरे ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे। ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी और हम फाइनली जिस ऑर्बिट में पहुंचेंगे वो हमारी होगी लूनर 100 to 100 ऑर्बिट। 100 to 100 ऑर्बिट यहाँ पर लिखा हुआ है। 100 क्रॉस 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पे हम पहुंच जाएंगे। पहले हम 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक होंगे और इधर 170 तक। धीरे धीरे ऑर्बिट को हम छोटा करते जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्बिट छोटी हो जाएगी वो 100 क्रॉस 100 मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी? 100 किलोमीटर की हाइट पर। ये बात ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके समझने लायक। ठीक है, आगे की बात देख लेते हैं। ये तो हमारी हो गई ऑर्बिट से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पूरा है ना, पूरा मास कितना है, टोटल इसका मास कितना है, पेलोड कितना है? 2145.01 kg। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर है लैंडर, इसके अंदर है रोवर और इसके अंदर है ऑर्बिटर। तीनों ही इसके अंदर अवेलेबल है। जो तीनों सेक्शन दिख रहे हैं ये है हमारा पूरा क्या? लैंडर। इसी के अंदर इंक्लूडेड है हमारा रोवर, अंदर की तरफ रखा हुआ है, हमने इसको केसिंग में पैक कर रखा है। उसके अलावा यहां से ये सेपरेट होगा और ये पूरा सेक्शन जो कहलाता है ये हमारा ऑर्बिटर होता है, जो लूनर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली, जिस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली मून के सराउंडिंग में मोशन करता रहेगा, कंटिन्यूअस मोशन वहां पर प्रोवाइड करेगा। अब कम्युनिकेशन के लिए हमको यहां पर चाहिए, क्योंकि हमारा जो लैंडर है, लैंडर यहां पर खड़ा हुआ है, वो रोवर को बाहर निकालेगा। जैसे ही रोवर बाहर आएगा तो रोवर कम्युनिकेट भी करेगा, यहां से कम्युनिकेट के सिग्नल यहां से ट्रांसमिट करेगा और ये उसके ऊपर और भी एंटीनास लगे हुए ये सिग्नल को रिसीव करेंगे। ये रिसीव्ड सिग्नल ये ट्रांसमिट होंगे किसकी तरफ? हमारे ऑर्बिटर की तरफ। ऑर्बिटर हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा, ये ऑर्बिटर इन सिग्नल्स को वापस सीधे भेजेगा कहां पर? अर्थ पर। ऐसा सिग्नल अर्थ पर पहुंच जाएगा। ये सिग्नल कहां पर पहुंचेगा? सीधे अर्थ पर ये सिग्नल पहुंचेगा। ठीक है, और हमको नॉलेज मिलेगी कितनी, जितना भी हमने
अज्यूम करा हुआ है, जितने भी हमने पेलोड्स इसके ऊपर डिप्लॉय करे हैं वो सब हमको बताएंगे कि हमारा पास क्या नॉलेज आ रहा है। मिनरल्स के लिए हमने लगाया है, एक्सरेज हम वहां पर लॉन्च कर रहे हैं, उसके अलावा प्लाज्मा के लिए हमने पेलोड्स लगा रखे, तो सभी चीजें हमको मिलेगी। ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर कौन सा लगा है, बाय प्रोपेलेंट है ना, प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, छोटे सेक्शन में आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रोपल्शन इंजन्स दिख रहे हैं, ये वाले प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे प्रोपल्शन सिस्टम्स लगे रहते हैं जो इसकी ऑर्बिट में बने रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो जाता है कौन सा, चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन टोटल। ये हमने क्या बात करी, इसकी टोटल, इसकी ऑर्बिट के बारे में बात कर ली, टोटल पूरे जितना भी सेक्शन था उसके बारे में बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं किसको, हमारा चंद्रयान 3 में अब हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट है, ऑर्बिटर के अलावा दो मेजर कंपोनेंट यहां पर अवेलेबल है। टू मेजर कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है हमारा क्या, लैंडर। ठीक है, अब हम लैंडर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे लैंडर के लिए कंडीशंस क्या है। सबसे पहले मिशन लाइफ, इट मींस ये कितने समय के लिए चलेगा, लैंडर कितने समय के लिए हमारा अवेलेबल है और कितने समय तक हमको कंटिन्यूअस नॉलेज प्रोवाइड करेगा, वो है 1 लूनर डे। 1 लूनर डे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, 14 अर्थ डे के इक्वल, 14 अर्थ डे के इक्वल हम 1 लूनर डे को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यदि हम उसके मास की बात करें तो कितना है, 1749, लगभग 1700 किलो है ना, लगभग 1700 किलो इसका वेट है, इंक्लूडिंग रोवर। रोवर के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रोवर, मतलब लैंडर प्लस रोवर दोनों टोटल कितना वेट है, 1750 किलो है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसमें पावर कितनी लगी हुई है, पेलोड्स कितने लगे हुए हैं, पेलोड्स इसके अंदर 3 है, 3 पेलोड्स के बारे में हम आगे नॉलेज लेंगे। ठीक है, कौन कौन से पेलोड इसके अंदर लगे हुए हैं जो वहां पर खड़े खड़े इंफॉर्मेशन लेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये टोटल वेट जो हो रहा है कितना है, 1749 केजी हो रहा है। इसमें से देखो रोवर इसके अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि हमको इसके बेस पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लैंड करेगा सरफेस पर, जब ये सरफेस पर लैंड करेगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि आपको पूरे मॉड्यूल के साथ ही लैंड करना है, पूरे मॉड्यूल के साथ ही लैंड करना है, जिसके अंदर लैंडर भी हमारा शामिल है, जो कितने किलो का है, 26 किलो का है ना। जो हमारा रोवर है वो भी कितने का है, 26 किलो का है। ठीक है, उसके साथ में कितने पेलोड्स लगे हैं, 2 पेलोड उसके ऊपर लगे हुए हैं अलग अलग। इसके अंदर भी जो छोटा सा सेक्शन है इसमें भी पेलोड्स लगे हुए हैं जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को हमारे पास सेंड करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी हाँ बाकी सब चीजें तो नॉर्मल ही है, ये आप लोगों के कोई काम की नहीं है ज्यादा। ठीक है, लैंडिंग साइड की बात करें तो लैंडिंग साइड यहाँ पर आपको एकदम स्पेसिफिक बताई हुई है, 69 डिग्री है ना। कहां पर जा रहे हैं हम, साउथ में जा रहे हैं, और ईस्ट साइड जा रहे हैं 32 डिग्री, 32 डिग्री ईस्ट, और हम एकदम साउथ में 69 डिग्री पर लैंड करने वाले हैं। ये हमारी लैंडिंग कंडीशन है किसकी, लैंडर की। अब ये हमारा पूरा लैंडर आपके सामने दिखाई दे रहा है और पूरा रोवर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 3 व्हील्स है, 3 व्हील्स लगे हुए, उधर भी 3 व्हील्स लगे हुए। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर इसके अंदर, ये वाली कंडीशन जो है ये है पूरा सोलर पैनल, प्लस इसके अंदर हमारे दूसरे पावर सेक्शन भी लगा हुआ है इसी के अंदर, प्लस यहाँ पर ऊपर की तरफ लगे हुए एंटीनास। ये एंटीनास सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, ये सिग्नल रिसीव करेंगे, ये वाले एंटीनास, ये जो एंटीनास है यही सिग्नल इसका रिसीव करेंगे। ऊपर की तरफ जो सेक्शन दिख रहा है ये सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब ये सिग्नल रिसीव करेंगे क्योंकि ये लैंडर रोवर जो है यहां से धीरे से निकलकर बाहर आएगा। ठीक है, जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये सरफेस पर मोशन करना स्टार्ट करेगा। ये स्थिति जब ये बाहर आएगा ये रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होगा, क्योंकि इसमें और वीडियो फीड हमको यहाँ पर मिलेगा डायरेक्टली कि रोवर बाहर की तरफ निकल रहा है, लैंडर वहां पर उतर चुका है। ठीक है, जब सेपरेशन कंडीशन होती है तो सबका वीडियो फीड हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये मतलब बहुत ही भारत के लिए ऐसी अचीवमेंट होगी कि हम मून पर पहुंच गए जहां तक हम जाना चाहते। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन किसका था हमारा, ये स्पेसिफिकेशन है हमारा लैंडर एंड रोवर का। एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से और नोट कर लीजिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि कहां पर उतर रहे थे हम, साउथ में जा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हमने पेलोड कितने थे, लैंडर के साथ में पेलोड को हमने कितना ऐड करा है, लैंडर के साथ में हमने पेलोड कितने ऐड कर रखे हैं। देखिए लैंडर के साथ में पेलोड है 3, रोवर के साथ में है 2। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन के बेस पर ही पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से। हमने इसके अंदर ज्यादा डाटा डालने की कोशिश नहीं करी है, हमको कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमको हमारी एग्जाम का नॉलेज जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, बस जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
अब हम क्या कर लेते हैं, चंद्रयान 3 में जो हमने पेलोड्स डाले हैं, पेलोड्स मतलब कंडीशन क्या हो जाती है, हमारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमको वहां से डाटा रिसीव करके देते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जो हमको वहां से डाटा रिसीव करके देते हैं। इट मींस जैसे वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पर प्लाज्मा की कंडीशन कैसी है, वहां पर मिनरल्स कंडीशन कैसी है, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, पेलोड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है। अब हम किसके पेलोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लैंडर, ठीक है, किसके बारे में, लैंडर के अंदर जो पेलोड्स लगे हुए उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात है रंभा, रंभा एलपी, ठीक है, रंभा एलपी, ठीक है, ये एक टाइप की प्रोब है, वो क्या करेगी, हमारी प्लाज्मा को सेंस करेगी, है ना। ये आपको प्रोब दिखाई दे रही है, एक डंडी जैसा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यहाँ सेंसर्स लगे हुए अंदर की तरफ, इसमें कनेक्शन है और ये जुड़ा हुआ रहेगा लैंडर के साथ में ही, एक डंडी के रूप में ऐसा बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसा प्रोब हॉरिजॉन्टल निकलेगा या वर्टिकल निकलेगा, ये हमको उसी समय देखना है, ठीक है। तो ऐसा प्रोब निकलेगा और वो बाहर की तरफ प्लाज्मा को कैलकुलेट करेगा। प्लाज्मा कैलकुलेशन इट मींस कंडीशन हो जाएगी कि प्लाज्मा मतलब चार्ज पार्टिकल, जैसे हमारे कहां पर है, मून में, सॉरी, जैसे हमारे कहां पर मिलते हैं, सन पर हमको प्लाज्मा पार्टिकल्स मिलते हैं। इट मींस हाई टेम्परेचर वाले चार्ज पार्टिकल जो सन से आते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। इससे हमको एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज मिलेगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर में हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चासेट, चा STE। अब देखो, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अब थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट मतलब वहां हम टेम्परेचर के बारे में नॉलेज लेंगे, है ना। देखो, जो ये लैंडर खड़ा हुआ है ना, इसमें से एक प्रोब निकलेगा, जैसे ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, पूरे उसके साथ में हमने एक डंडी लगा रखी है बड़ी सी, है ना। अब ये कंडीशन क्या करेगी कि यहाँ पर एक होल करेगी, नीचे होल करेगी और होल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर हम सरफेस टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली मेजरमेंट में रखेंगे, है ना। सरफेस टेम्परेचर कि वहां पर हम उसकी सरफेस का अपर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हमको जनरली मिल जाएगा, हम उसके अंदर एक सेंसर लगा तो जनरल मिल जाएगा, लेकिन हमको सरफेस में भी तो देखना है कि हमको सरफेस के अंदर टेम्परेचर कितना है, क्या हम अंदर गड्ढा खोद के रह सकते हैं, ठीक है। तो हम उस कंडीशन को देखने वाले कि यहाँ का टेम्परेचर सूटेबल कितना है, ठीक है। ल्यूनर सरफेस का टेम्परेचर हमको देखना है, क्योंकि ये पोलर रीजन है, यहाँ पर बहुत ठंडा माहौल हो सकता है। यदि हमको टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी मिलती है कि यहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि टेम्परेचर हमको थोड़ा सा अबव मिला अंदर की सरफेस में, तो हम यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में देख सकते हैं। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट है ना, मैं भी सभी चीजों का अंदाजा ही लगाता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ साइंटिस्ट नहीं हूं, है ना। जितना भी हमारे सामने डाटा दिया गया है ये पूरा इसरो से ही आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ILSA, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। किसके लिए, लूनर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए। सिस्मिक एक्टिविटी इट मींस अर्थक्वेक, है ना। तो लूनर के जो हमारा साउथ पोल है, लूनर पर जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर कितनी सिस्मिक एक्टिविटी, इट मींस वहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, इंटरनल कितनी रिएक्शंस वहां पर चल रही है, जिससे हो सकता है कि आगे जाकर हमारे लिए रहने के लिए एकदम स्टेबिलिटी आ जाए, है ना, हम वहां पर रह भी सके, ठीक है, क्योंकि हमको टेम्परेचर पता चल जाएगा, प्लाज्मा की रीडिंग हमको पता चल जाएगी, तो रहने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाते हैं पेलोड। ये पेलोड किस में लगे हुए हैं, लैंडर के पेलोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं 3, ठीक है, 3 पेलोड्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा, मेजर चीज है इनके नाम, रंभा LP, ठीक है, CHASTE, ठीक है, चा, और यहां पर क्या हो गया, ILSA, ठीक है। ये जो है सिस्मिक है ना, यहाँ पर S का मतलब क्या है, सिस्मिक है। यहाँ पर हर चीज का मीनिंग याद रखें, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है वो, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देख लेते हैं हमारे अगले चंद्रयान 3 में अब जो रोवर में लगे हुए, है ना, आगे की बात करें, जो रोवर में हमारे पेलोड्स लगे हुए हैं, तो रोवर में कौन कौन से पेलोड्स लगे हुए हैं और उनके बारे में क्या चीज हो जाती है। देखिए, रोवर में एपेक्स लगा हुआ है ना, एपेक्स लगा हुआ है, तो अल्फा एक्सरे, है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा
पार्टिकल, एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएगा। कहां पर? लूनर सरफेस में जो सॉइल है या फिर जो उसकी सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल है उन सब में केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएगा। क्या वो केमिकल कंपोजिशन हमारे लिए सूटेबल है? क्या हम वहां पर कोई ग्रोथ कर सकते हैं? क्या वाटर अवेलेबल हो जाता है तो वहां वेजिटेशन के लिए कुछ स्कोप है? तो उन सब के लिए कंपोजिशन बताएगा वहां की सॉइल में या फिर वहां के सरफेस पर, लूनर सरफेस पर। दूसरा आ जाता है LIBS। ठीक है, LIBS, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब ये चीज क्या बताएगी, है ना? यहां पर देखो, लेजर का जब भी आ जाती है बात तो कंडीशन ये हो जाती है कि लेजर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंडीशन क्या लेकर आती है कि आप उसके पेनिट्रेट करके ज्यादा नॉलेज निकाल सकते हैं, सरफेस का नॉलेज ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा इंटेंसिटी की एक लाइट होती है तो वो सरफेस को पेनिट्रेट करके पार हो जाती है, जैसे गामा रेज होती है। तो हमको इससे क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग लेजर जैसे अलग अलग मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो अलग अलग टाइप का हमारा क्या रेडिएशन रिलीज करेगी, और उस रेडिएशन से हमको क्या पता चलेगा, एलिमेंट कंपोजिशन की वहां की सॉइल और सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे मैग्नीज हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और आयरन। इन सब एलिमेंट्स के बारे में हम उसको पता लगा रहे हैं कहां पर, सॉइल के बारे में। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, एपेक्स के बारे में और LIBS के बारे में। ठीक है, अब कंडीशन ये हो रही है कि ये केमिकल कंपोजिशन बता रहा है बस सरफेस पर। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में है और कैसे है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग, है ना? इंस्ट्रूमेंट से तो हमको ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि इमेज दिखाकर तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, है ना? तो हमको इनके फुल फॉर्म से, है ना, और बाकी सब चीजों से मीनिंग ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोब भी इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल पेलोड भी डाला है। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड, SHAP। ठीक है, शेप नाम का हमने एक और चीज डाला है। वो क्या चीज हो जाती है, वो हो जाता है एक्सपेरिमेंटल पेलोड। एक्सपेरिमेंटल पेलोड है और किस चीज के लिए है, कि हम वहां पर रह सके, है ना? यहां पर दिखा है हैबिटेट, है ना, हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। हैबिटेबल मतलब वहां रहने लायक हमारे लिए स्थिति है कि नहीं, उसको देखने के लिए हमने रोवर के अंदर डाल के रखा हुआ है। इसको किसके अंदर डाल के रखा हुआ है, रोवर के अंदर डाल रखा हुआ है, और वो वहां पर सरफेस पर कंटिन्यूअसली मोशन करेगा और वो वेवलेंथ के बारे में पता लगाएगा कि वहां पर तरंगे कैसी है, क्या वो तरंगे हमारे हानिकारक है, क्या वो तरंगे हमारे रहने के लिए बहुत अच्छी सूटेबल है। हो भी सकता है वहां पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो या फिर वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन या फिर इंटरनल सिस्टम या आउटर सिस्टम को क्या करे, हार्म करे। इसीलिए हम इसके अंदर क्या नॉलेज ले रहे हैं कि चंद्रयान 3 में बाकी सब चीजें क्या चल रही है। ठीक है, हमारे चंद्रमा पर बाकी सब चीजें क्या है। ठीक है, आगे की तरफ चलते, आगे का हमारा सेक्शन आ जाता है, हम आ जाते हैं चंद्रयान 3 में मिशन के सीक्वेंस पर। मिशन सीक्वेंस, कैसे मिशन हमारा कंटिन्यूअस होगा और मिशन कैसे चलने वाला है और बाकी सब चीजें। देखिए, सबसे पहले मिशन को अर्थ से लॉन्च किया जाएगा। मिशन को सबसे पहले अर्थ से लॉन्च करेंगे। किससे करेंगे हम, GSLV का नया वर्जन है हमारा, उससे हम लॉन्च करेंगे। अब वो कहां आ जाएगा, अर्थ के फेज 1 में आ जाएगा। ठीक है, अर्थ के फेज 1 में आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी होती है, इसी ऑर्बिट को हम बोलते हैं GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट है हमारी, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जो GTO होती है वो 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच में होती है। ये ध्यान रखें, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच में हमारी GTO होती है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, इट मींस यहां से हम सैटेलाइट को क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी के लिए। अब देखो, अब हमने कैसा करा, यहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट करे, घूमना शुरू कर पहले फेज से। ठीक है, फिर देन क्या करेंगे हम, दूसरे फेज में पहले चक्कर कंप्लीट करा, कुछ दिन यहां पर रहेगा, फिर अगला चक्कर यहां कंप्लीट करेगा, फिर अगला चक्कर, फिर अगला चक्कर। इससे क्या होता जाएगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हमको स्पीड बढ़ानी है। हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी इस ऑर्बिट में, और हम क्या, एस्केप वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे। एस्केप वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर हम पहुंच जाएंगे, मीटर पर सेकेंड पर 11.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर पहुंचेंगे। और इसी स्पीड से हम यहां से निकलेंगे। ये जो निकल रही है ना, ये ऑर्बिट दूसरी ब्लू लाइन से मैं बना रहा हूं,
ये एस्केप वेलोसिटी से निकलेगी। ठीक है, फिर जैसे ही हम यहां पर पहुंचेंगे, इस ऑर्बिट पर पहुंचेंगे, तो हमको चाहिए होगा ब्रेक, हमको लगाने पड़ेंगे ब्रेक। ब्रेक लगेंगे थ्रस्ट से, हम जनरेट करेंगे यहाँ पर थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में हम सीधे जा रहे हैं, हमको थ्रस्ट देना पड़ेगा इस डायरेक्शन से। मतलब हमारे जो प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ लगा हुआ है सेक्शन, ये नीचे की तरफ लगा हुआ सेक्शन, ये प्रोपल्शन किस तरफ चलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमको क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट हमको थ्रस्ट मिलेगा। हम क्या हो जाएंगे? इस ऑर्बिट में पार्क हो जाएंगे, है ना। अब ये पार्किंग ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट हो गई? ये पार्किंग ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट थी? ट्रांसमिट ऑर्बिट थी, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ये वाला कौन सा ऑर्बिट है? पार्किंग ऑर्बिट। अब हम पार्किंग ऑर्बिट में आ चुके, ये हम पार्किंग ऑर्बिट में चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पार्किंग ऑर्बिट देख लेते हैं। देखिए ब्लू हमारा कौन सा था? ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब हम किस में आ गए? पार्किंग ऑर्बिट में। अब पार्किंग ऑर्बिट में मैंने आपको इसके पहले बताया था कि 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर और कितना है? 36,500 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस पर ये चल रहा है। देखिए ये पास की डिस्टेंस है और ये क्या है? दूर वाली। सबसे पहले इसी ऑर्बिट में हम प्लेस होंगे। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? पार्किंग ऑर्बिट। इसमें हम पार्क हो चुके हैं और कंटिन्यूअसली इसमें मोशन करेंगे। अब जैसे ही हम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगली ऑर्बिट में शिफ्ट होंगे। फिर धीरे धीरे थ्रस्ट से हम क्या होते जाएंगे? अगली ऑर्बिट में शिफ्ट होते जाएंगे। देन हम लूनर 100 किलोमीटर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये लूनर हमारी 100 किलोमीटर ऑर्बिट होगी। इसमें जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से, फिर हमारा देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई? 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट शिफ्ट हो चुकी है। हम 100 किलोमीटर के दायरे में चल रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये होगी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इसको लॉन्च करना पड़ेगा। पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से लैंडर और रोवर को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, लैंडर रोवर को सेपरेट करना पड़ेगा। किससे? हमारे ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर अपनी ऑर्बिट्स में निकल जाएगा, ऑर्बिटर अपनी ऑर्बिट में निकल जाएगा और लैंडर किस तरफ चलना पड़ेगा? ये चल पड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ, जो किसके? साउथ पोल पर आएगा। ठीक है, साउथ पोल पर आएगा। और साउथ पोल पर आने के बाद यदि हम यहां पर देखें तो साउथ पोल पर जैसे यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये अपने थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये ऐसा उल्टा दिखाई देगा आपको, थ्रस्ट जनरेट करेगा और यहां पर आकर उतर जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लैंड हो जाएगा। देन यहां से एक हमारा रैंप निकलेगा। रैंप से हमारा रोवर बाहर निकल के हमें नॉलेज प्रोवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हर फेज में, लूनर फेज में जाएंगे हम पूरे के। ठीक है, फिर उसके बाद मून सेंट्रिक फेज में जाएंगे। ठीक है, लूनर फेज में हम यहाँ चले गए, फिर मून सेंट्रिक फेज में हम यहाँ पर चले गए। ठीक है, अर्थ फेज, लूनर फेज, ठीक है, मून सेंट्रिक फेज में हम चले गए। ठीक है, तो इसको पूरा डायग्राम, पूरा ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रांसमिट करा, पहले यहीं पर एस्केप वेलोसिटी जनरेट करेंगे। देन हम मून के ऑर्बिट में चले गए, मून के ऑर्बिट में रोटेशन करते रहेंगे। फिर अंदर वाली जो ये ग्रीन कलर की ऑर्बिट है इसमें चले जाएंगे। ये रही यहाँ पर वही ऑर्बिट 100 क्रॉस 100 वाली। तो उसके बाद हम यहाँ पर 30 किलोमीटर के ऊपर इसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पर साउथ पोल पर जाएगा और यहाँ पर टच डाउन होगा। ठीक है, सिर्फ सबसे मुश्किल पार्ट इसका टच डाउन ही है, बाकी नॉलेज तो हमारे पास है। ये पूरा पोर्शन, ये फेज तो हम 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास 2 बार इसका नॉलेज है और 1 बार हमारे पास लैंडिंग का नॉलेज है। तो सबसे मुश्किल टास्क है यहाँ पर लैंडिंग, टच डाउन। ठीक है, टच डाउन ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आज देखिए, अब हम जिस लॉन्च व्हीकल से इसको भेज रहे हैं वो है हमारा कौन सा? LVM। ठीक है, LVM से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये GSLV का ही मॉडिफाइड, GSLV का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको हम GSLV M3 या मार्क 3 के नाम से जानते हैं। GSLV मार्क 3 का ही क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन अब ये बहुत कंसिस्टेंसी हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है। कंसिस्टेंसी इट मींस ये कंटिन्यूअसली मिशन को लॉन्च किए जा रहा है ना। जब हम करंट अफेयर देखेंगे इसके, तो करंट अफेयर में बताऊंगा कि GSLV से कितने मिशन अभी हमने लॉन्च करे, ठीक है, और PSLV से कितने मिशन जा रहे हैं। अब GSLV से ही लॉन्च क्यों करा हमने? हम PSLV से भी कर सकते थे, क्योंकि PSLV तो हमारा क्या है? वर्किंग हॉर्स है। वर्किंग हॉर्स से हमारे, हमको उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। लेकिन हम इसको भी वर्किंग हॉर्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा हाइट तक लेकर जाता है। प्लस इसके अंदर जो तीसरी स्टेज लगी हुई है, ये थर्ड स्टेज जो है, ये क्रायोजेनिक स्टेज है ना। थर्ड स्टेज, सभी स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। चल, ठीक है, फ्रस्ट स्टेज हमारा क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, इसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है। 3 स्टेज वाला ये रॉकेट है। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर क्या है? विकास इंजन, है ना, जो अभी
हाल ही में एक मूवी आई थी नंबी नारायण की, उन्होंने इस विकास इंजन को बनाया, लेकिन उनके ऊपर बहुत लंबे केस चले। उनको ऐसा इस केस में फंसा दिया था कि उन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन किसको, पाकिस्तान को लीक करी। बहुत लंबे समय पर, बहुत लंबी लड़ाई के बाद उन्हें ये सब चीजें, इनका क्रेडिट मिला। विकास इंजन उन्होंने ही डेवलप करा था, ठीक है। यहां से जाकर बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, तो आप देखिएगा नंबी नारायण की द नंबी इफेक्ट एक मूवी दी हुई है, ठीक है। तो सॉलिड हो गया। देन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम हमारा है, यही सबसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। किसमें? ऑर्बिट के पास ले जाने में। क्या बोला हमने? ऑर्बिट के पास ले जाने में सबसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। देन सबसे आखिरी जो सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायो का मीनिंग क्या होता है? क्रायो का मीनिंग होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इट मींस, लो टेम्परेचर मतलब -150 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर रेंज पर यदि कोई वर्क होगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो पर यदि कोई वर्क होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रायो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जगह किया जा रहा है एट प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। अब क्रायो टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन का यूज करते हैं, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दूसरा हो जाता है हमारा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर देते, ये भी किस स्टेट में आ जाती है? लिक्विड, ठीक है। हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम डिक्रीज कर देते हैं, और ये भी किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड। तो हम इन दोनों को लिक्विड प्रपल्शन के फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये है क्या? दोनों गैसेस ही फॉर्म है, ठीक है। गैस का यूज करना, क्योंकि किसी लिक्विड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर ग्राम जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम सिंपल सी बात करें कि यदि अर्थ है ना, पीएसएलवी आपको यहां तक छोड़ता है, तो जीएसएलवी आपको यहां छोड़कर आता है, ठीक है। पीएसएलवी से आप पीएसएलवी की रेंज की बात करें तो पीएसएलवी आपको यहां तक छोड़ेगा, लेकिन जो हमारा जीएसएलवी है वो मार्क 3 की बात करें तो वो आपको बहुत दूर तक की ऑर्बिट में, ट्रांसफर ऑर्बिट तक छोड़ेगा। इट मींस आप जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं ऑर्बिट को, और जल्दी हम उस ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमको इसको पहुंचाना है, मतलब हम मून तक पहुंच सकते हैं। प्लस एनर्जी भी हमारी कम खर्चा होती है, ठीक है। एक और अच्छी सी बात मेरे को जस्ट अभी याद आई थी, दैनिक भास्कर में भी ये कोटेशन दिया हुआ था कि जो हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करा है उसकी टोटल वैल्यू आदि पुरुष की वैल्यू से भी कम है ना। तो ये एक हास्यपद है कि आपने एक सड़ी सी चीज के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन जब भी ऐसे मिशन होते हैं और जब ऐसे मिशन फेल होते हैं तो आप क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और आपकी जो मूवी फेल हो गई उसमें इतना पैसा लग गया, उसके लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, वर्ल्ड में भी किया गया और बाकी चीजों में भी। एक और डाटा मेरे को फिर से याद आ रहा है, आपने देखी होगी जो मूवी है एवेंजर का जो आखिरी पार्ट था, ठीक है। एवेंजर का आखिरी पार्ट जो बना हुआ था थानोस वाला, है ना, जितने पैसे में वो बना था उसमें हम 3 मंगल मिशन भेज सकते हैं। उतने ही पैसे में, उतने ही लागत में हम 3 मंगल मिशन भेज सकते हैं। इट मींस भारत टेक्नोलॉजिकल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और कितना सस्ता है ना। बहुत इजीली हम क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये मल्टी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पेलोड कैरिंग कैपेसिटी क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और थ्रस्ट अच्छा जनरेट करता है। तो पेलोड को, मतलब सैटेलाइट जितने से ज्यादा होंगे हम उतने से ज्यादा सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। मल्टीपल ऑर्बिट में हम लॉन्च कर सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भी हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जीटीओ भी जोड़ लें इसके अंदर, है ना, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भी हम इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भारत का सबसे हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो सबसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा बहुत बड़ा सा, एकदम मोटा सा, हैवी सा है। जब आप इसका लॉन्चिंग देखेंगे जो इसरो की साइट पर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत, मतलब एकदम क्विक मूवमेंट पर आप देखते हैं कि एकदम से लॉन्च हो जाता है। वो हम इस चैनल के ऊपर भी आपको अवेलेबल करवाएंगे, वो वीडियो भी हमारे पास है। हम उसके कट शॉट्स और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसकी कोर स्टेज के बारे में देखें तो कोर स्टेज कैसी है? लिक्विड है, एक सॉलिड है और एक क्रायो टेक्नोलॉजी है, C25 क्रायो टेक्नोलॉजी। ये याद रखिएगा, C25 हम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्रायो 25। क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर पर हम वर्क करते हैं यहाँ पर,
ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मिशन कैसे आगे बढ़ा, है ना, मिशन कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले हमने इसको ग्राउंड स्टेशन से श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा। हमारा ग्राउंड स्टेशन जो है श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है एक आइलैंड के ऊपर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने लॉन्च करा। तो सबसे पहले सॉलिड प्रोपेलेंट से ये लॉन्च हुआ, ठीक है, पहली स्टेज चलती रही। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम क्या हुआ, अलग हो गया। देन यहां से स्टार्ट हुआ क्या, विकास इंजन। विकास इंजन यहां से स्टार्ट होता है। देन क्या हो जाता है, जब हम हमारे एक ऑर्बिट की रेंज से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो हमारा सैटेलाइट होता है उसको कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर है जो कहां से चालू होता है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, ये सबसे डेंसर रीजन है। और उसी के लिए हमको क्या लगानी पड़ती है, हीट शील्ड लगानी पड़ती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके आसपास, हमारे सैटेलाइट्स के आसपास प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, ठीक है। तो मीजोस्फीयर में ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो सबसे कठिन परीक्षा यहीं पर ही होती है, और हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में यही फेल हो रहे थे कि हम हीट शील्ड नहीं बना पा रहे थे पहले। अब हमने हीट शील्ड डेवलप कर ली है, अब हम इस रेंज से ऊपर निकल जाते हैं, हीट शील्ड सेपरेट हो जाती है। अब यहां से शुरू हो जाता है हमारा कौन सा, सेकेंड लिक्विड प्रपल्शन। लिक्विड प्रपल्शन चलता है, लिक्विड को हम सेपरेट कर देते हैं। देन C25 वाला क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर यूज होना स्टार्ट होती है, क्रायो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्रायो सिस्टम स्टार्ट होता है देन क्या हो जाता है, हम इसको उस ऑर्बिट तक ले जाते हैं जहां से हमको इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर ऑर्बिट तक हम इसको लॉन्च कर देते हैं। अब ट्रांसफर ऑर्बिट के बाद यहां से सेपरेशन हो जाता है किसका, सैटेलाइट का। ये सैटेलाइट सेपरेशन भी आपको दिखाया गया है पूरे वीडियो में, ठीक है। अब सैटेलाइट हमारा जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अब ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड। अब हम इसकी ऑर्बिट को शिफ्ट करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और हम इतनी वेलोसिटी जनरेट कर लेंगे कि स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी। देन ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हमारी ऑर्बिट से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है कि हम कब बंद होगा, कब इंजन चालू होगा और कितने सेकंड में वो वर्क करेगा। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन और कितने किलोमीटर की स्पीड और बाकी सब चीजें कैसे अचीव हमने करी, वो सब के बारे में यहाँ पर नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा चंद्र मिशन जो था नंबर 3। हम आगे नंबर 4, नंबर 5 और मेन मिशन भी भेजेंगे आगे जाकर। तो देखिए भारत की टेक्नोलॉजी और कितनी आगे बढ़ती है और हमें कितना मौका मिलता है आपकी सेवा करने का, ठीक है। तो देखते हैं कि तीसरे मिशन के बाद हमारा मंगल मिशन कैसे जाता है। गगनयान भी जाने वाला है, गगनयान के बारे में स्पेशल लेक्चर फिर से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। बने रहिए हमारे साइंस लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।